हेलो बच्चों। तो कैसे हैं प्यारे बच्चे, आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं बच्चे, ठीक है, आज तो एक नया फिर से सेशन की तैयारी है, जिस सेशन में आज के बच्चे बात करते हैं क्लास 10th के लिए, और वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाए क्लास 10th में। इसके साथ साथ बच्चे, अगर आप किसी भी तैयारी कर रहे हैं, वनडे या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बच्चे यहाँ से नोट्स बना सकते हैं और आपको यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि बच्चे आगे वनडे एग्ज़ाम में यही सारे से पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे देखते हैं, ज़्यादा बातें ना करके हम लोग देखते हैं क्लास 10, क्योंकि आज का जो सेशन होगा थोड़ा से बच्चे लॉन्ग बनेगा, इसीलिए थोड़ा से जल्दी चलना पड़ रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चे, तो देखते हैं। जो चैप्टर का नाम है चैप्टर 2 है, ये क्लास 10th का अम्ल क्षार एवं लवण, अम्ल क्षार एवं लवण। ठीक है, तो अम्ल सबसे पहले समझेंगे बच्चे, अम्ल किसे कहते हैं। तो अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर H+ आयन देते हैं। कौन सा आयन देते हैं बच्चों? H+ आयन देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं? H+ आयन देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं बच्चों? तो उन्हें अम्ल कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे बच्चे, जैसे HCl, H2SO4, KNO3, इसका सबका नाम बता दे रहे हैं बच्चे। बता आप लोग क्या करिएगा, धीरे से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, H3PO4 इसको फास्फोरिक अम्ल कहते हैं, और इसको बोला जाता है बच्चे फार्मिक अम्ल कहते हैं, या HCOOH को फार्मिक अम्ल कहते हैं, और इसको प्यारे बच्चे एसिटिक अम्ल कहते हैं, जिसको विनेगर यानी सिरका कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया। अब ये देखिए बच्चे, ये है क्या? अम्ल। ठीक है, ये क्या है? अम्ल। इस अम्ल को हम लोग किस में घोल दिया? तो यहाँ पे लिख सकते थे आप लोग, जलीय विलयन में। किस में घोल दिए बच्चों? जलीय विलयन में। और जैसे ही जलीय विलयन में घोले, वो इससे ही क्या हो गया भैया? H+ में टूट गया। किस में टूट गया बच्चों? H+। और ये किस में टूट गया? Cl- में। और एक चीज़ और है बच्चे, अम्ल जो होते हैं, अम्ल यानी H+ जो होते हैं, वो हर समय बच्चे हाइड्रोनियम के फॉर्म में होते हैं, यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में होते हैं। कैसे? देखिए, ये H+ है बच्चों, इस H+ में डाल देंगे पानी, तो ये बना लेगा क्या? H3O+। इसी को बोलते हैं बच्चे हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं, लिख लेना नाम। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। ठीक है, ये किसके रूप में रहते हैं बच्चे? हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहते हैं। चलो, समझ में आ गई बात। बस यही कहना है बच्चे कि जलीय विलयन में डालने पर H+ आयन दे दे, अम्ल कहलाएंगे। ठीक है, अब इसके आगे गुण बताते हैं कैसे होता है ये सब। अब अम्ल बच्चे प्रकार, अम्ल के प्रकार, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं? तो अम्ल 2 प्रकार के होते हैं। अम्ल कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं। अब ये दोनों प्रकार आपके सामने आ गया है, लीजिए बच्चे, समझिए दोनों प्रकार को अच्छे से। अम्ल कितने प्रकार से? 2। पहला क्या है? प्रबल अम्ल होता है बच्चे। पहला क्या है? प्रबल अम्ल होते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। अच्छा, ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, यानी पानी में डालने पर ये क्या हो जाते हैं बच्चों? पूर्णतः घुल जाते हैं, यानी आयनित हो जाते हैं। उसे क्या बोला जाता है? प्रबल अम्ल कहते हैं। ये अम्ल खनिजों से प्राप्त होते हैं, यानी कहने का मतलब है बच्चे, ये जो अम्ल होते हैं, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो खनिजों से प्राप्त होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, HNO3 आदि। हाँ, एक चीज़ और है बच्चे, प्रबल अम्ल की पहचान और बता देते हैं बच्चे। अगर प्रबल अम्ल को हम लोग अपने स्किन पे लगाते हैं या कहीं पे लगाते हैं, तो ये हमारे स्किन को डैमेज कर देते हैं, यानी ख़राब कर देते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग ये HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जानते हैं, H2SO4 बच्चे इसको सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको तेजाब भी बोला जाता है H2SO4 को। ठीक है, और ये क्या है? नाइट्रिक अम्ल है। ये सारे अम्ल बहुत क्या होते हैं? खतरनाक होते हैं बच्चे, इनसे नहीं खेला जाता है। ठीक है, तो इनसे कभी खेलिएगा मत। अगर मिल भी गए ना, तो इनसे थोड़ा दूरी बना के रखिएगा, इनके पास मत जाइएगा, नहीं तो ये तो भाई फिर बहुत क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आ जाइए किस पे बच्चे? दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल देखते हैं। वे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते। ये देखिए बच्चे, ध्यान देना, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, वो वियोजित हो जाता है। जो वियोजित नहीं होते वही तो दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। समझ में आया? ये अम्ल कार्बनिक होते हैं, यानी बच्चे ये कह सकते हैं कि ये जो अम्ल होते हैं ये प्राकृतिक होते हैं। ठीक है, कार्बनिक बोले तो
प्राकृतिक होते हैं। जैसे ये HCOOH, इसको फॉर्मिक अम्ल कहते हैं, जो हमें लाल चींटी से मिलती है बच्चे, चींटी से मिलती है, यानी मधुमक्खियों से भी मिलती है, फॉर्मिक अम्ल मिलती है। उसके बाद बच्चे ये क्या है, CH3COOH है, इसको बोला जाता है एसिटिक अम्ल कहते हैं, जो कहाँ से, विनेगर यानी सिरके से मिलता है। उसके बाद बच्चे ये आ जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल आप लोग जानते ही होंगे, टमाटर से मिलता है, ठीक है। लैक्टिक अम्ल होता है, ये भी बच्चे सब दुर्बल अम्ल है। लैक्टिक अम्ल जो बच्चे दही से मिलता है। सेट्रिक अम्ल नींबू से मिलता है, जितने भी रसीलेदार फल होते हैं उन सब से क्या मिलता है बच्चे, हमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। तो ये बच्चे प्रबल और दुर्बल अम्ल आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग अम्लों के गुण पढ़ते हैं, ठीक है। अम्लों के किसके बारे में पढ़ते हैं बच्चे, गुण के बारे में पढ़ते हैं। गुण में कौन सा गुण होगा बच्चों, वो भी भौतिक गुण होगा। फर्स्ट नंबर, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल जो होते हैं बच्चे, ये कैसे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी इनको आप चखोगे तो भैया बड़े खट्टे लगते हैं, ठीक है, आंखें बंद हो जाती है, ठीक है। आगे सेकंड नंबर, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ओह हो, ये क्या करते हैं बच्चे, ये नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यानी आप इसमें नीला, यानी कोई भी अम्ल होगा बच्चे, अगर उसमें आप नीला लिटमस पेपर लगाओगे तो वो नीले को क्या कर देंगे, लाल। थोड़ा सा जादू हो जाता है। जैसे ही ये जादू हो जाए ना, तो आप लोग तुरंत समझ लेना ये क्या है बच्चों, क्या है, अम्ल है। समझ में आया ना, इसे क्या कहेंगे, अम्ल, जो क्या कर देता है, नीले पेपर को लाल कर देता है। लिटमस पेपर होता है बच्चे, आप लोग लैब में जाओगे मिलता है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। अब देखिए थर्ड नंबर क्या है, ये जल में पूर्ण विलय होते। अच्छा, ये कह रहा है बच्चे कि ये जल में पूर्ण विलय होते हैं, यानी इनको आप पानी में डालोगे तो ये पूर्णतः क्या हो जाएंगे, घुल जाते हैं पूरा पानी में। होता होगा भैया, अभी तो घोले नहीं है बच्चे, ठीक है। चलो घोल के देखते हैं, मिलाया जाएगा, ठीक है। अभी आगे आप लोग से मिलवाते हैं। तो घोले ये, बट आप लोग अभी नहीं घोले होगे ना, इसलिए आपको आगे दिखा देते हैं घोलना कैसे है। ये विद्युत के सुचालक होते हैं। ओह, हाँ सही है बच्चे, होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे आप जानते हो H2SO4 तेजाब, अब नहीं बच्चे, पहले के जो लोग रहते थे, पहले की बैटरियों में तेजाब का, अभी भी कई बैटरियाँ हैं जहाँ यूज किया जाता है, बट पहले की बैटरियों में तेजाब डाला जाता था। H2SO4 वो विद्युत के सुचालक होता था ना, पानी, वो तेजाब क्या करते थे, उसमें घोल के डाल देते थे। अब तो थोड़ा सा इन्वर्टर का पानी आ गया, बड़ा थोड़ा सा कम रहता है ये, नहीं तो पहले तो बहुत हाई रहता था, ठीक है, जो स्किन पर लगाने से जला देता है। ये भी है, बट उतना अभी ये इतना कह सकते हैं रिएक्टिव नहीं है, लेकिन पहले वाले बहुत रिएक्टिव रहते थे तेजाब। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, इनका ये समझ लेना बच्चे, विद्युत के सुचालक होते नहीं, इनमें करंट बहता रहता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ बच्चों, ये है अम्लों का रासायनिक गुण। ये क्या है बच्चों, अम्लों का रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण में पहला क्या गुण पढ़ेंगे, धातु के साथ अपक्रिया, यानी अम्ल जो है बच्चे, इस अम्ल को हम किसके साथ अपक्रिया कराएंगे बच्चे, तो धातु के साथ। तो अम्ल के जब धातु के साथ अपक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ये देखना है। अम्ल को धातु के साथ अपक्रिया, अम्ल जो होता है, अम्ल धातु के साथ अपक्रिया करके धातु लवण और हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। यानी दो चीज़ करती है बच्चे। धातु को जब हम लेंगे, कोई से धातु ले लेते हैं बच्चे, वो भी कैसे बच्चे धातु लेंगे, एल्कली धातु लेंगे या कुछ भी ले सकते हैं। जैसे बच्चे हम लोग धातु में ले लेते हैं सोडियम, चलो एक धातु लेके बताते हैं आपको। सोडियम ले लिए, और अम्ल में क्या लेते हैं, HCl ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। आप भी जानते हो HCl होता है, जिसमें H+ आयन होता है, वही अम्ल होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, अब इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे, इसका क्या कराएंगे बच्चे, अभिक्रिया कराएंगे, तो ये हमें क्या देगा पता है, लवण देगा। लवण का मतलब हमें NaCl बना देगा। क्या बना देगा बच्चे, NaCl। अब प्लस क्या मुक्त करता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस बच्चे H2 होता है ना। तो बस आपको क्या करना है बच्चे, थोड़ा सिंपल सा बैलेंस कर लेना है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 बार है, तो बच्चे हमें यहाँ पर 2 नंबर आगे लगा देना पड़ेगा। तो सर क्लोरीन में तो हमारा कितना बार हो गया, 2 बार हो गया, तो सर Na के आगे भी 2 लगा दो और यहाँ पर भी 2 लगा दो। तो यही है बच्चे धातु लवण, और यही हाइड्रोजन गैस मुक्त हो गया। बस सिंपल सा था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। ऐसे आप बहुत सारे एग्जाम्पल लेके कर सकते थे बच्चे। जैसे हम एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लीजिए, ठीक है, और इसको किसके साथ करा दें, तो H2SO4 के साथ करा देते हैं। किसके साथ बच्चे, H2SO4 के साथ। तो क्या बना लेगा, धातु लवण बना लेगा। तो यहाँ पे लिख देंगे मैग्नीशियम SO4, यानी मैग्नीशियम सल्फेट लिख दिए, और ये क्या करेगा बच्चे, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। अब यहाँ पर तो सारा बैलेंस था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, समझ आ गया। ये सोडियम क्लोराइड है बच्चे, ये मैग्नीशियम सल्फेट है, आप लोग नाम लिख लेना, सोडियम क्लोराइड यानी लवण है, ठीक है। चलिए, तो पहला आपको समझ में आ गया बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड नंबर आ जाता है बच्चे हमारे सामने, धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया।
किसके साथ? धातु ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया कराएंगे। तो देखते हैं क्या कर रहा है। अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करके धातु लवण और जल बनाते हैं। वो तो भैया, वो तो बच्चे हाइड्रोजन गैस मुक्त करती थी, लेकिन ये क्या कह रहा है? ये तो ऑक्साइड बना, लवण तो बनाएगा, लवण के साथ साथ ये जल बनाएगा। वो हाइड्रोजन बनाता था, ये जल बनाएगा। चलो देखते हैं। अब बच्चे हम लोग यहाँ पे क्या ले लेते हैं? कुछ भी ले लो। अभी जैसे आपको पिछली वाले क्लास में देखे थे, जो आप लोग कह रहे थे वही ले लेते हैं बच्चे। सोडियम ऑक्साइड ले लेते हैं, Na2O, ठीक है। किसके साथ? अम्ल के साथ। अम्ल में क्या ले लें? HCl ले लेते हैं, ठीक है। जो भी कहोगे आप चेंज कर देंगे बच्चे। तब आप क्या बनेगा? धातु लवण बनेगा। यानी आप धातु लवण में मतलब NaCl बनेगा। क्या बनेगा बच्चे? NaCl बनेगा, ठीक है। चलिए बच्चे, तो पता चला ये Na हो गया, ये Cl हो गया। आपको यहाँ पे देख रहे हैं सोडियम 2 बार है, तो बच्चे पीछे लगा, इधर आगे करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि भैया यहाँ पे क्या निकालना है बच्चे? ये H2O निकालना है। तो भैया यहाँ पे निकाला, जल का सूत्र H2O होता है। तो सर यहाँ पे हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। बस खत्म। ये जल बन गया बच्चे, ये सोडियम क्लोराइड बन गया, यानी धातु लवण बन गया, ठीक है। कोई सा भी आप चेंज कर सकते हैं बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नहीं है। आप कोई सा मतलब कोई भी इसमें से धातु का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको लगेगा कि सर जी आप इजी वाला करा दे रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा हार्ड वाला कराइए, है ना। तो आपको हार्ड वाला भी करा दे रहे हैं, ठीक है। एक आध 2 एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम ये देते हैं, जिंक ऑक्साइड दे देते हैं फटाक से। आप HCl के साथ करा दो, ठीक है। नहीं तो आप कुछ और कर लो अगर करना चाहते हो तो। H2SO4, चलो यहाँ पे H2SO4 ले लेते हैं, चेंज कर लो, H2SO4 के साथ करा दो। तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बन जाएगा, ZnSO4 बन जाएगा बच्चे, अब प्लस EH2O बन के निकल जाएगा। लो खत्म। ये इजी था, कुछ भी नहीं है बच्चे, खत्म। आगे आओ, 3rd नंबर देखिए, ठीक है। 3rd नंबर क्या करोगे? ये देखिए, धातु कार्बोनेट एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्लों के साथ अपक्रिया, यानी 2 के साथ कराना है बच्चे। एक धातु कार्बोनेट होगा एवं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अपक्रिया, ठीक है। तो धातु कार्बोनेट में क्या लेना है? कार्बोनेट का सूत्र जानते होंगे बच्चे आप लोग, CO3 होगा, ठीक है। कार्बोनेट का क्या होगा? CO3 होगा। तो धातु में हम लोग ले लेते हैं सोडियम, और क्या ले लेंगे बच्चे? कार्बोनेट 3। किसके साथ अपक्रिया कराएंगे? तो कुछ भी करा लो, NaCl कर देते हैं, HCl कर देते हैं, सॉरी NaCl नहीं बच्चे, HCl ले लेते हैं। तो क्या बनाता है? धातु लवण बनाना है। तो आप क्या बना लो फटाक से, NaCl बना लो, सोडियम क्लोराइड प्लस ये तो निकलेगा, इसको निकालो पहले। और क्या निकाल दोगे बच्चे? H2O निकाल दोगे, खत्म। बैलेंस कर दो बच्चे, बैलेंस कर दो। हाइड्रोजन इधर 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार लगा दो। क्लोरीन इधर कितना बार है बच्चे? 2 बार, सर इधर 1 ही बार है, ठीक है। इधर भी आपको 2 बार लगाना पड़ेगा। तो सोडियम भी 2 बार, हो गया सब बैलेंस, खत्म, ठीक है। समझ आ गया बच्चे? ये था बच्चे किसके साथ? सोडियम कार्बोनेट के साथ। अब भी करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब अगला क्या है? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल तथा धातु लवण के साथ, ये इसके साथ कराना है। तो धातु हाइड्रोजन में ले लेना है क्या? जैसे मान लो बच्चे हम ले लिए सोडियम धातु ले लिए, और हाइड्रोजन ले लिए H, और CO3 ले लिए, ठीक है। किसके साथ करा देंगे? अम्ल में ले लेते बच्चे, HCl अम्ल ले लेते हैं, ठीक है। एक देखिए बच्चे, एक कॉमन एग्जांपल ले रहे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। बाकी आप अपने बुक से या कहीं से भी बहुत सारे मटेरियल हैं, आप वहाँ से कर सकते हो। ये आपको समझाने के लिए बच्चे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लिए हैं, ठीक है। चलिए अब क्या है? ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस HCl है। अब यहाँ पे बनेगा क्या बच्चे? फिर से वही धातु लवण बनेगा। तो क्या करेंगे? Na और Cl, ये इसी को बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, यानी लवण जिसको बोलते हैं साल्ट कहते हैं ना। सोडियम क्लोराइड बन गया। फिर क्या बनेगा बच्चों? CO2 बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है। फिर क्या बनेगा? जल बनेगा, ठीक है। क्या बनेगा? जल बनेगा। हो गया, इजी सा रिएक्शन, कुछ भी नहीं था, आसान था। बस आपको क्या करना है? इस वाले पॉइंट को क्या करना है बच्चे? ध्यान देना है। और उससे पहले आपको क्या करना है? इस हेडिंग को ध्यान रखना है, ठीक है। हेडिंग तो बच्चे सबसे मेन है। जब तक आप हेडिंग नहीं जानोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। चलिए आगे की तरफ देखते हैं बच्चे। चौथा है बच्चे, चौथा है क्षार, थोड़ा सा मिल के आ गया बच्चे, तो इसी में हम लोग चलते, चलो देख लेते हैं। क्षारक के क्षारकों की धातुओं के साथ अपक्रिया, यानी हम लोग क्षारक लेंगे जो क्षार होते हैं,
ठीक है। क्षार जैसे NaOH आप जानते हो क्षार की पहचान क्या होती है, जिसके पीछे OH लगा हो, उससे हम लोग क्या करेंगे बच्चे, अभी आगे बताते हैं क्षार की पहचान कैसे करोगे, बड़े यहीं से जानते रहिए कि जिसके पीछे OH लगा हो वो क्षार होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये धातु है, ये क्षार है, इसके जल के साथ अब क्रिया कराएंगे तो क्या बन गया NaClO2 3H2। थोड़ा सा O2 को बैलेंस करना बच्चे, तो यहाँ पर लगा देना है आपको। सोडियम कितना बार है, ये 2, एल्युमिनियम 2, ऑक्सीजन कितना बार है, इधर कितनी बार है बच्चे, 2 बार है ना। इधर क्या करना, 2 लगा देना है और यहाँ पर भी 2 लगा देना है, ठीक है। 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर भी 4 हो गया और यहाँ पर भी 2 लगा देना है, ठीक। ओके, एक मिनट, हाइड्रोजन 3 दूना 6, यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा 2, तो 2 दूना 4 और 2 दूना 4, सही है, ठीक है। अब सही हो गया बच्चे, अब जा कर के क्या हो गया, सही हो गया, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। अब धातु को किसके साथ करा रहे हैं बच्चे, क्षारक के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, ठीक है। धातु को किसके साथ, क्षारक के साथ अब क्रिया करा रहे हैं, तो क्या बन रहा है बच्चे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो बन रहा है बच्चे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सोडियम एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट कहते हैं। यानी NaCl प्लस क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पे लिख दिए बच्चे ऊपर, यदि क्षारकों के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ठीक है। ये सारे जो भी होते हैं सब क्षारकों के साथ अब क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं ऐसे, और एक एग्जाम्पल बहुत है बच्चे, एक एग्जाम्पल से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है बच्चे, 5वां नंबर है अधात्विक ऑक्साइड तथा क्षारकों की क्रियाएं। मतलब अधातु ऑक्साइड लेंगे, जैसे कुछ भी अधातु, जैसे कार्बन हुआ, सल्फर हुआ, ये सब बच्चे क्या है, अधातु हैं। इनको हम लोग क्या करेंगे, क्षार के साथ अब क्रिया करा देंगे। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बच्चे अधातु है, कार्बन है, और ऑक्साइड आप जानते हो क्योंकि ऊपर ही कहा रहा है कि अधातु ऑक्साइड ना, तो अधातु में कार्बन हो गया, ऑक्साइड का मतलब ये हो गया, ठीक है। तो अधातु ऑक्साइड सोडियम का कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार है। इसके साथ अब क्रिया कराए तो लवण और जल बनता है। लवण और क्या बनता है बच्चे, जल बनता है। तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या है, एक प्रकार का लवण है। सोडियम कार्बोनेट क्या है बच्चे, एक प्रकार का लवण है। और उसके साथ क्या बन गया, यहाँ पे बन गया जल। क्या बन गया बच्चे, जल बन गया। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेना बच्चे, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पे 2 लगा लो, बस सिंपल सा था, खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई ना, कुछ भी नहीं है बच्चे, कुछ भी नहीं है, अच्छे से समझिएगा नोट करके, ठीक है। चलिए अब अगला आ जाते हैं बच्चे, 6 नंबर देखते हैं, अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया। अम्ल तथा क्षारों की अभिक्रिया, तो अम्ल तथा क्षार अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को बच्चे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये बार नोट कर लेना, बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट कर लो बच्चे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो किसे कहोगे, अम्ल तथा क्षार मिलकर के लवण प्लस जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, लवण प्लस जल बनाते हैं। तो देखिए अम्ल में ले लेते बच्चे HCl, क्षार में ले लेते बच्चे NaOH, मिला करके क्या बना लेंगे, NaCl, यही तो लवण है, NaCl। अब प्लस क्या बना लेंगे बच्चे, जल। अब जल का सूत्र क्या होता है, H2O होता है, बस सिंपल सा, खत्म, ठीक है। इसी अभिक्रिया को बच्चे बोला जाता है उदासीनीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। इसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं बच्चे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला टॉपिक जो है, अगला टॉपिक तो बच्चे नया टॉपिक आ गया। चलो कोई बात नहीं, समझते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, समझने की कोशिश करते हैं बच्चे। ये आ गया बच्चे क्या, क्षार। जो नया टॉपिक आ गया, क्या आ गया बच्चे, क्षार। क्षार किसे कहोगे, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घोलने पर क्या देते हैं बच्चों, OH देते हैं। ये समझो, क्या देते हैं, OH आयन देते हैं। उसे ही क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। उसे क्या कहा जाता है बच्चों, क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है NaOH, KOH, CaOH का होल ट्वाइस, AlOl का होल थ्राइस, NH4OH, ठीक है। ये सारे क्या हैं बच्चे, क्षार हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं बच्चे, इसको कास्टिक सोडा कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड यानी ट्राई हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अब यही है बच्चे क्या, NaOH। अब इसको NaOH को क्या करेंगे, जलीय विलयन में लेंगे। क्या लेंगे बच्चे,
जलीय विलयन मिलेंगे तो क्या देगा ये देगा OH माइनस आयन देगा। OH की पहचान कर लो बच्चे, जिसके पीछे OH लगा रहे समझ लेना वो क्या है बच्चों, तो वो है आपका क्षार। क्या है? क्षार। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्षार की पहचान क्या होती है सर? जिसके पीछे OH लगा रहता है वो क्षार कहलाते हैं ना, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें बात क्या है, क्षार दो प्रकार के होते हैं। क्षार कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। प्रबल किसे कहते हैं? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं। नहीं, अम्ल का डिफिनेशन सेम है बच्चे, बस आप एग्जाम्पल समझिएगा क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है बच्चे। ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। प्रबल क्षार क्या होता है? जैसे NaOH सही है, KOH, CaOH का, MgOH का, होल ट्वाइस, ये आदि, ये सब क्या कहलाते हैं बच्चे? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? प्रबल अम्ल कहलाते हैं। उसके बाद क्या आ जाता है बच्चे? दुर्बल अम्ल किसे कहेंगे? वे क्षार जो जलीय विलयन में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल क्षार कहते हैं। जैसे NH4OH, जैसे बच्चे NH4OH, CuOH का होल ट्वाइस, ZnOH का होल ट्वाइस आदि, ये सब क्या हैं बच्चे? ये सब दुर्बल क्षार होते हैं। दुर्बल क्षार को याद रख लीजिएगा बच्चे, क्योंकि दुर्बल क्षार कई बार आपके एग्जामों में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, साथ में बोर्ड वाले तो हमारे भैया, आप लोग तो एकदम कमर कस लीजिए, आपके लिए तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाओ बच्चे, अब हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में? गुण जानते हैं। गुण नंबर 1, ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ओहो, स्वाद में कैसे होते हैं बच्चे? बड़े कड़वे होते हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है? स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आगे, ये लाल लिटमस, अरे दादा रे, ये लाल लिटमस को क्या कर देते हैं बच्चे? नीला कर देते हैं। ये क्या, इनका कौन सा गुण होता है? ये लाल को नीला कर देते हैं। वो क्या करता था? वो नीले को लाल करता था। ठीक है, आगे, ये जल में पूर्ण विलय होते हैं। पानी में ये भी मिल जाते हैं, जैसे बच्चे अम्ल मिल जाता है। ठीक है, ये विद्युत के सुचालक होते हैं। वो ये तो सही है बच्चे, वो भी विद्युत के सुचालक थे और ये भी विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे थे क्या? क्षार। ठीक है, अब आगे की तरफ देखते हैं। अगले पॉइंट क्या है। ठीक है, अरे बच्चों, ये अगला पॉइंट तो वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसको बोला गया है क्या? इंडिकेटर, यानी सूचक। बहुत इम्पॉर्टेंट है भैया सूचक। पढ़ लो, बिना पढ़े जाना मत सूचक को, क्योंकि सूचक बच्चे बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे? ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है। वाह वाह वाह। ऐसे रंजक जिनका रंग अम्लीय या क्षारीय माध्यम में भिन्न भिन्न होता है, सूचक कहलाते हैं। ठीक है, सूचक पता चल गया बच्चे। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे? एक प्राकृतिक होते हैं, एक कृत्रिम होते हैं, इसी को संश्लेषित सूचक कहते हैं, और एक कौन से होते हैं? गंधीय सूचक होते हैं। गंधीय सूचक बोला जाता है। तो प्राकृतिक सूचक किसे कहेंगे? तो वे सूचक किसे कहोगे? वे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं बच्चे? जो पौधे से प्राप्त होते हैं, उन्हें प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ऐसे सूचक जो पौधे से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा बच्चे? प्राकृतिक सूचक कहते हैं। जैसे, कैसे? जैसे करके समझते हैं। जैसे में बच्चे लिटमस है और हल्दी है। लिटमस और हल्दी, तो पहले यहाँ पे अम्ल लिख दिए बच्चे, यहाँ पे क्षार लिख दिए, ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आ जाए। हल्दी में क्या है बच्चे? हल्दी जब हल्दी कैसी होगी बच्चे? हल्दी नहीं बच्चे, लिटमस क्या है? अम्ल में कैसे रहता है बच्चे? तो लाल रहता है। लिटमस कैसे रहता है बच्चे? लाल रहता है। ठीक है, अब ये लाल कलर देगा। ठीक है, आपको लाल ही दिखेगा। अगर नीला रहेगा तो लाल करेगा, और तभी तो लाल मिला है। अगर लाल में लाल डाल दोगे तो बच्चे अम्ल में, अगर लाल कलर का है तो इसको लाल लिटमस को अगर अम्ल में डालोगे तो लाल ही रहेगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं होगा। पक्का? हाँ, यस सर। अगर क्षार है, क्षार नीला है, अगर क्षार को नीले कलर को या क्षार को नीले कलर में डालोगे तो नीला ही रहेगा, यानी नीले कलर को कह सकते हो। क्षार में डालोगे तो नीले कलर रहेगा, इसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर वहीं आप नीले कलर को अगर अम्ल में डाल दिए तो क्या कर देगा बच्चों? तो लाल कर देगा। अगर इस ललकाए वाले को क्षार में डाल दिए तो क्या कर देगा? नीला कर देगा। तो उसमें मत डालिएगा, कोशिश मत करिएगा, हो जाएगा, चेंज कर लेना फिर से यार, इधर उधर करके अम्ल क्षार मिला करके फिर से कलर चेंज हो जाता है बच्चे, वही बनता है जो आप करते रहते हैं।
हल्दी 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 क्या है बच्चे? हल्दी बच्चे अम्ल में पीला होता है। हल्दी आपको वैसे भी देखने में पीला लगती है, तो एक तरह से वो अम्ल होती है। अगर उसको आप हल्दी को अम्ल में डालोगे तो वो पीला का पीला ही रहेगा। लेकिन वही हल्दिया में अगर आप क्षार डाल देते हो तो बच्चे क्या हो जाता है? लाल हो जाता है, एक नया मैजिक हो जाता है। जैसे आप लोग बच्चे कभी देखे होंगे, अब देखे होंगे ना, देख लेना कि अगर आपके पास छोटा सा कोई वाइट कपड़ा हो, उसी वाइट कपड़े पे क्या करिएगा? हल्दी लगा दीजिएगा, तो वो आपको कैसे दिखेगा? पीला दिखेगा। अब जब उस हल्दी पे आप हल्का सा साबुन लगाओगे, क्योंकि साबुन बच्चे अपना क्या होता है? क्षार होता है। थोड़ा से आप साबुन लगाओगे तो वो जो होगा, उसमें साबुन में बच्चे NaOH मिला रहता है, ठीक है, कपड़ा धुलने वाले में। तो वो थोड़ा सा क्या कर देगा, जब आप जैसे साबुन या जो सोडा होता है वो लगाओगे तो वो क्या हो जाएगा? जहाँ हल्दी रहेगी उतना दूर आपका कलर कैसे हो जाएगा? रेड हो जाता है, लाल हो जाता है। यही तो इसकी पहचान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम सूचक किसे कहोगे बच्चे? तो वे सूचक जो रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। ऐसे सूचक जो किसके द्वारा बच्चे? रसायन द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें कृत्रिम सूचक कहते हैं। उन्हें कैसे सूचक कहते हैं बच्चों? कृत्रिम सूचक कहते हैं। जैसे फिनेप्थलीन, कौन सा बच्चे? फिनेप्थलीन है। ये अम्ल कैसे होता? अम्ल में ये रंगहीन होता है, यानी ये पानी कलर का होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। और जैसे इसको हम लोग क्षार में डालेंगे फिनेप्थलीन, तो ये कैसे हो जाता है? गुलाबी कलर का हो जाता है। तुरंत हम समझ लेंगे कि ये जो पानी रखा हुआ है ये फिनेप्थलीन है। इसमें दो चीज़ लिए रहना, एक अम्ल लिए रहना और एक क्षार लिए रहना। जब फिनेप्थलीन को अम्ल में डालोगे, एक तरह से बच्चे एक सूचक है, एक सूचक रहेगा फिनेप्थलीन। जब आप रंग में मतलब अम्ल में डालोगे कोई कलर नहीं होगा, समझ लेना फिनेप्थलीन भैया कोई कलर, इसको हम लोग अम्ल में डाल दिए। उसी फिनेप्थलीन को अगर आप क्षार में डाल दोगे तो वो तुरंत गुलाबी हो जाएगा, तो समझ लेना तुम क्या लिए हो? फिनेप्थलीन लिए हो, ठीक है। अगला इसी तरह बच्चे मेथिल ऑरेंज जो होता है, मेथिल ऑरेंज अगर आप अम्ल में डालोगे, ये सूचक है, अगर आप इसको अम्ल में डालोगे तो ये बच्चे क्या देगा आपको? लाल कलर देगा। क्या देगा बच्चों? लाल कलर देगा। अगर यही आप क्षार में डालोगे तो ये आपको क्या देगा? पीला कलर देगा। ये आपको क्या देगा बच्चे? पीला कलर देगा। समझ में आई बात? पक्का? आगे बढ़ो। गंधीय सूचक, अगला क्या है बच्चे? गंधीय सूचक। तो गंधीय सूचक किसे कहेंगे? जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाए, ओहो, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में क्या हो जाए बच्चे? बदल जाए, उसे गंधीय सूचक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? गंधीय सूचक कहते हैं। जैसे आओ समझते हैं, जैसे यहाँ पे समझते हैं। जैसे बच्चे यहाँ पे हम लिखे क्या? अम्ल लिखे, और यहाँ पे क्या लिखे बच्चे? लिखे क्षार। अब पहला पॉइंट है प्याज का रस। हम प्याज का रस लेंगे, इसका अम्ल, जब ये अम्लीय माध्यम रहेगा तो बड़ा तीक्ष्ण गंध करेगा। अच्छा, प्याज का रस का अगर आप अम्ल में डालोगे तो बहुत ज़्यादा बच्चे क्या हो जाएगा? गंध करेगा, ठीक है। अगर आप क्षार में डालोगे तो कोई गंध नहीं होता, कुछ नहीं। दो चीज़ लेना, एक तरफ अम्ल ले लेना, एक तरफ क्षार लेना। अम्ल में बच्चे HCl ले लेना, H2SO4 कुछ भी ले लेना, और उधर क्षार में से NaOH या KOH कोई सा ले लेना। उसमें आप चेक करना, प्याज का रस डालोगे तो बच्चे तीक्ष्ण गंध देगा, और क्षार डालोगे तो कोई गंध नहीं देगा, ठीक है। अगला वैनिला जो होता है बच्चे, वैनिला जो रहेगा, ये भी अगर आप उसमें डालोगे, अम्ल में डालोगे, तो जैसे वैनिला का गंध पहले रहता आपको वैसे ही गंध रहेगा, यानी समान रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। क्षार में डालोगे तो कोई गंध नहीं होगा, मतलब जो भी गंध आता रहेगा अम्ल के जैसे, अम्ल में डाले जैसे गंध आता रहेगा, उससे भी बेकार नहीं आएगा। कहने का मतलब कुछ गंध ही नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरह लौंग का तेल जो है, लौंग का तेल जब आप अम्ल में डालोगे तो आपको जैसे लौंग का तेल पहले से महकता रहेगा, वैसे आप अम्ल डालोगे तभी आपको वैसे महकता मिलेगा। बट अगर उसको क्षार में डाल दोगे तो उसका कोई गंध नहीं होगा। क्या नहीं होगा बच्चे? कोई गंध नहीं होगा, ठीक है। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आ जाओ बच्चे, सार्वत्रिक सूचक कहा जाता है, यानी सार्वभौम सूचक कहते हैं। यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यानी ये जो सूचक होता है बच्चे, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। ये जो होता है बच्चे, यह अनेक सूचकों का मिश्रण होता है, यानी इसमें कई सारे सूचक मिले रहते हैं, ठीक है। इसमें कई सारे सूचक मिले रहते हैं। यह सूचक किसी विलयन में, यह सूचक जो होता है बच्चे, किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को
विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, यानी कि जो उनकी सांद्रता होती है, जैसे हाइड्रोजन की जितनी भी सांद्रता होती है बच्चे, जैसे H+1, H+2, H+3, H+4, 5, 6, इनके क्या करता है, विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है, यानी अलग अलग रंग प्रदर्शित करेगा। जैसे अगर मान लीजिए बच्चे हाइड्रोजन आयन, किसी का pH मान 1 है तो उसका रंग कुछ अलग होता है, 2 होगा तो कुछ अलग होगा, 3 होगा तो कुछ अलग होगा, ऐसे तरह 6, 7, 8 जैसे भी होगा सबका क्या होगा बच्चे, अलग अलग होगा। तो जैसे में करके हम लोग समझते बच्चे, कुछ आपके सामने एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश किए हैं। जैसे मान लीजिए बच्चे pH किसी का H+ यानी हाइड्रोजन की सांद्रता जो है 4 है, ठीक है। मान लीजिए कोई विलयन है, उसकी जो हाइड्रोजन की सांद्रता है वो कितनी है बच्चे, 4, तो वो कैसे रंग देगा, तो वो बच्चे आपको देगा लाल, क्या देगा, लाल देगा। अगर 5 है तो नारंगी देगा, 6 है तो बच्चे पीला देगा, 7 है तो हरा पीला देगा, 8 है तो हरा देगा, pH मान 9 है तो नीला हरा देगा, ठीक है। इसी तरह pH 10 है तो नीला देगा, pH 11 है तो हल्का गुलाबी देगा, pH 12 है तो गुलाबी देगा, pH 13 है तो बैंगनी रंग का होता है, pH 14 है तो गहरा बैंगनी रंग का होता है। यानी सबका जैसे जिसका H+ अलग अलग होता है। अगर किसी का H का मान 9 है तो वो नीला हरा, जो भी है बच्चे आपके सामने दिए हैं, इसमें आप लोग समझ लीजिएगा। क्या कहा है, पता चल गया ना, कि जो हाइड्रोजन की विभिन्न सांद्रताएं होती हैं वो भिन्न भिन्न रंगों को प्रदर्शित करता है, मतलब अलग अलग रंग का बताया। तो जैसे अगर किसी का H+ 4 बार है, हाइड्रोजन की सांद्रता 4 है तो लाल रंग का होगा। मान लीजिए किसी की सांद्रता 13 है, हाइड्रोजन की सांद्रता 13 है, तो वो क्या देगा बच्चे, बैगनी रंग देगा। चलिए अब आ जाते हैं बच्चे, हम लोग पढ़ते हैं pH स्केल यानी pH पैमाना, ठीक है। pH स्केल यानी pH पैमाना, तो इसके बारे में समझते हैं pH स्केल के बारे में बच्चे। इसकी खोज 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। इसकी खोज किसने की थी बच्चे, 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ पॉइंट मेन है। 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। परिभाषा क्या होती है, यानी डिफिनेशन क्या होता है बच्चे, जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, यानी जो भी जलीय विलयन है उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ऋणात्मक लघुगणक यानी लॉगरिथम मान उस विलयन के pH मान के प्रदर्शित करता है, ये बता रहे हैं पहले। जैसे pH बराबर -log10 AH+, ठीक है। यही pH मान जो हाइड्रोजन की सांद्रता है ये -log, ये देख रहे हैं ना, लघुगणक लघुगणक विलयन pH की सांद्रता को प्रदर्शित करता है, ये इसका बच्चे। तो pH = -log10 AH+, है ना, हाइड्रोजन की सांद्रता। उसके बाद बच्चे ये सभी फार्मूले आप तो ध्यान से तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल, ये सब बच्चे इसका टॉपिक खत्म कर लेंगे तो आपको इस पे न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। pH बराबर क्या हो जाएगा, log10 1/H+, ठीक है। यहाँ पे बच्चे H+ कर लो, pH / log10 H+, ठीक। चलिए अब क्या हो जाएगा, फिर बच्चे यहाँ पर आ जाएगा H+ = होता है log10 की -10 pH, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, log H+ × log OH-, ठीक है। ये दोनों अब आपको क्या किए बच्चे, दिखा दिए हैं, ताकि ये भी फार्मूला = log10 की पावर -14 होता है। ये फार्मूला याद रखिएगा, ये भी फार्मूला याद कर लीजिएगा बच्चे। ये नीचे वाला फार्मूला थोड़ी दिख नहीं रहा था, अब देख लीजिए बच्चे, ये नीचे वाला फार्मूला याद कर लीजिएगा, pH + OH = 14 यानी 14, ठीक है। चलिए समझ में आ गई बात, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं बच्चे, देखते हैं। इसको फार्मूले को नोट कर लीजिएगा बच्चे। चलिए बच्चे, इधर से आपको क्या आ गया है, इधर से आ गया बच्चे आपका pH स्केल। ये बच्चे आपको स्केल थोड़ा सा बना के समझाने की कोशिश किए हैं। तो जो स्केल होता है वो 0 से लेकर के 14 तक का होता है, pH स्केल होता है बच्चे, ठीक है। सबसे ज़्यादा H+ होता है, सबसे इधर देखिए, इधर से ये चीज़ ध्यान दीजिए बच्चे, इस पे 7 होता है, तो 7 पे कोई चीज़ होता है तो वो उदासीन होता है। क्या होता है बच्चों, उदासीन होता है। 7 से अगर नीचे की तरफ आएंगे, यानी 0 की तरफ आओगे, तो अम्लता क्या हो जाती है बच्चे, बढ़ती जाती है। अम्लता क्या होती जाती है बच्चों, बढ़ती जाती है। अगर 7 से ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी 7, 8, 9, 10 यानी 14 की तरफ जाएंगे, तो उधर क्या होता जाएगा, आप बढ़ते जाओगे, उधर आपकी क्षारकता बढ़ती जाएगी। क्या होती जाएगी बच्चे, क्षारकता बढ़ती जाएगी। ध्यान देना, 7 से नीचे की तरफ आओगे, यानी 7 के बाद 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 पर आओगे, तो इधर आपकी अम्लता क्या होगी बच्चे, इधर आपकी अम्लता बढ़ती है। क्या होती है बच्चे, बढ़ती है। और इधर अगर आप 7 से 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 जाओगे, तो इधर आपकी क्षारकता बढ़ेगी, ठीक है, क्षारकता बढ़ती
है, ठीक है। इधर अम्लता बढ़ती, इधर क्षारकता बढ़ती। अगर आप 7 पे हो तो ये क्या रहोगे आप लोग, उदासीन रहोगे, ठीक है। तो बातें लिखवा दी हैं बच्चे, आपको कोई उसमें वो नहीं है, सारी बातें लिखा है, आप समझ लीजिए। ये देखिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर पीएच स्केल का 0 से लेकर 14 तक विस्तार होता है। यानी 25 डिग्री सेल्सियस किसी भी रूम टेम्परेचर पे बच्चे ये बात होती है, वो खुद ही कह रहा है। यदि किसी जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वह विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। वही चीज़ बताया ना बच्चे, अगर वो 7 से कम है यानी 6, 4 जो भी होगा वो कैसे होगा, अम्लीय विलयन कहलाएगा, ठीक है। आगे यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो विलयन क्षारीय कहलाएगा। यदि किसी का पीएच मान 7 से अधिक है तो वह विलयन कैसे कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चे, तो वह विलयन क्षारीय कहलाएगा, ठीक है। आगे 25 डिग्री ताप पर पीएच मान 7 वाले विलयन उदासीन प्रकृति होते हैं। यानी जिसका विलयन का पीएच का मान बच्चे कितना होता है, 7 होता है, वो क्या होते हैं, उदासीन होते हैं, ठीक है। बस इजी था, कोई दिक्कत नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं बच्चे। ये टॉपिक भी थोड़ा सा आपको इम्पोर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बच्चे, कई बार पूछा भी गया, पूछ भी सकता है। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ठीक है। चलो इसको भी देख लेते फटाफट। नंबर 1, हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है। यानी जो हमारी शरीर होती है वो 7 मतलब न्यूट्रल होता है, 7 से लेकर के 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, क्योंकि हमारे ब्लड का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है बच्चे, रक्त का, ठीक है। आगे वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा होती है, जिससे ताजमहल पे बच्चे डैमेज हो जाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतें बच्चे क्या हो जाती है, जब अम्ल वर्षा होती है तो बड़ी बड़ी इमारतें क्या होने लगती है बच्चे, धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। किसके कारण, अम्ल वर्षा के कारण होती रहती हैं, ठीक है। कैसे किसे कहोगे तो बोल देना कि सर जब पीएच मान 5.6 से कम होता है तभी अम्ल वर्षा होती है, ठीक है। इसीलिए हर समय अम्ल वर्षा नहीं होती। अगला, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर, यानी मुंह के हमारा जो मुंह है इसका पीएच मान कितना होना बच्चे, 5.5 से कम होता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। ओहो, जिसको हम लोग गाँव बोलते बच्चे, ताड़े लग गए, ताड़े दांत में, ठीक है, कीड़े लग गए, कीड़े, तो उसका मेन काम तो ये है, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाने पर, ठीक है। अगर आपके मुंह का किसी का दांत सड़ रहा है तो बच्चे समझ लेना उसका जो पीएच मान है उसके मुंह का वो थोड़ा है क्या, 5.5 से कम हो गया है, ठीक है। तब उसके दांत क्या होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, ठीक है। चलिए अब वो तो अलग चीज़ें हैं सर, मीठा उठा खाने वो अलग चीज़ें बच्चे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 5.5 से कम होने पर आपका दांत क्या होने लगता है, क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। कुछ लोग तो देखोगे आगे बगल वगल से खाने स्टार्ट हो जाते हैं, आगे से ख़त्म होने लगते हैं, उन सब में तो ये सब ज़्यादा रहता है बच्चे। चलिए अगला, मधुमक्खी का डंक फार्मिक अम्ल छोड़ता है। मधुमक्खी का जो डंक होता है बच्चे वो क्या होता है, फार्मिक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण जलन व दर्द होता है। हाँ, जहाँ मधुमक्खी काट लेती है या बच्चे बर्रा काट लेती है, ठीक है, तो ये सब में क्या होता है बच्चे, चींटी काट लेती है, लाल वाली चींटी, उन सब में काटने से बच्चे हम लोग को क्या होती है, जलन व हल्का से दर्द होता है जहाँ पे वो लोग काट लेती हैं, ठीक है। अगला, अच्छे उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है। यानी ये जो पॉइंट कह रहा है बच्चे, अगर हमें खेती बाड़ी करना है, अच्छे उपजाऊ ज़मीन के लिए यानी अच्छे खेती के लिए हमें पीएच मान की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। तो बच्चे आज की क्लास में थोड़ा सा यहीं पर रखते हैं, क्योंकि आपका क्लास जो है बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, यहीं पे आपको अम्ल और क्षार पढ़ा दिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, आपको लवण बताएंगे, ठीक है। किसके बारे में बताएंगे बच्चे, आपको लवण के बारे में बताएंगे कि लवण क्या है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि इतना आप लोग बना लीजिएगा बच्चे, नोट्स अच्छे से क्या करिएगा, इन सबको सीखते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए बच्चे मिलते हैं फिर ऐसे ही नए क्लास के साथ मिलेंगे फिर से। अब बचा क्या, साल्ट बचा है बच्चे, यानी लवण बचा है, तो आपको क्या करेंगे, लवण बता देंगे, ठीक है। बस लवण बताएं, लवण में भी कई सारे लवण भी बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, बस इसीलिए आज भी बता देते हैं। बस बच्चे क्या है, वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती, ठीक है। तो इसीलिए फिर नेक्स्ट वाले क्लास में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे मिलते हैं फिर ऐसे क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।